आज पूरे 60 वर्ष के बाद मुझे अपनी मातृभूमि के दर्शन प्राप्त हुए थे। जिस समय मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ था और भाग्य मुझे पश्चिम की ओर ले चला था, उस समय मैं पूर्ण युवा था। मेरी नसों में नवीन रक्त संचारित हो रहा था। हृदय उमंगों और बड़ी बड़ी आशाओं से भरा हुआ था। मुझे अपने प्यारे भारतवर्ष से किसी अत्याचारी के अत्याचार या न्याय के बलवान हाथों ने नहीं जुदा किया था। अत्याचारी के अत्याचार और कानून की कठोरताएं मुझसे जो चाहे करा सकती हैं, मगर मेरी प्यारी मातृभूमि मुझसे नहीं छुड़ा सकती। वे मेरी उच्च अभिलाषाएं थीं और बड़े बड़े ऊंचे विचार ही थे जिन्होंने मुझे देश निकाला दिया था। मैंने अमेरिका जाकर वहाँ खूब व्यापार किया और व्यापार से धन भी खूब कमाया। धन से आनंद भी खूब मनमाने तरीके से लूटा। सौभाग्य से पत्नी भी ऐसी मिली जो सौंदर्य में अपना शानी आप ही थी। उसकी लावण्यता और सुंदरता की ख्याति तमाम अमेरिका में फैली थी। उसके हृदय में ऐसे विचार की गुंजाइश भी न थी जिसका संबंध मुझसे ना हो। मैं उस पर तन मन से आसक्त था और वह मेरी सर्वस्व थी। मेरे 5 पुत्र थे जो सुंदर, हष्ट-पुष्ट और ईमानदार थे। उन्होंने व्यापार को और भी चमका दिया। मेरे भोले भाले नन्हे नन्हे पौत्र गोद में बैठे हुए थे, जबकि मैंने प्यारी मातृभूमि के अंतिम दर्शन करने को अपने पैर उठाए। मैंने अनंत धन, प्रियतमा पत्नी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, नन्हे नन्हे बच्चे आदि अमूल्य पदार्थ केवल इसीलिए परित्याग कर दिया कि मैं प्यारी भारत जननी का अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। 10 वर्ष के बाद पूरे 100 वर्ष का हो जाऊंगा। अब मेरे हृदय में केवल एक ही अभिलाषा बाकी है कि मैं अपनी मातृभूमि का रजकन बनूं। यह अभिलाषा कुछ आज ही मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उस समय भी थी जब मेरी प्यारी पत्नी अपनी मधुर बातों और कोमल कटाक्षों से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी। और जबकि मेरे युवा पुत्र प्रातःकाल आकर अपने वृद्ध पिता को सभक्ति प्रणाम करते, उस समय भी मेरे हृदय में एक कांटा सा खटकता रहता था कि मैं अपनी मातृभूमि से अलग हूँ। यह देश मेरा नहीं है और मैं इस देश का नहीं हूँ। मेरे पास धन था, पत्नी थी, लड़के थे और जायदाद थी, मगर ना मालूम क्यों मुझे रह रह कर मातृभूमि के टूटे झोपड़े, 4-6 बीघा मौरूसी ज़मीन और बालपन के लंगोटिया यारों की याद अक्सर सताया करती थी। जिस समय मैं बम्बई में जहाज़ से उतरा, मैंने पहले काले कोट पतलून पहने टूटे फूटे अंग्रेजी बोलते हुए मल्लाह देखे। फिर अंग्रेजी दुकान, ट्राम और मोटर गाड़ियाँ दिख पड़ी। इसके बाद रबर टायर वाली गाड़ियों की ओर मुंह से चुरट दाबे हुए आदमियों से मुठभेड़ हुई। फिर रेल का विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन देखा। बाद में मैं रेल में सवार होकर हरी भरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित अपने गांव को चल दिया। उस समय मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा देश न था। यह वह देश न था जिसके दर्शन की इच्छा सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी। यह तो कोई और देश था। यह अमेरिका या इंग्लैंड था, प्यारा भारत नहीं। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करती हुई मेरे प्यारे गांव के निकट पहुंची, जो किसी समय में फूल पत्तों और फलों की बहुतायत तथा नदी नालों की अधिकता से स्वर्ग की होर कर रहा था। मैं उस गाड़ी से उतरा तो मेरा हृदय बांसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बालपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मैं इस समय
बिल्कुल भूल गया था कि मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हूँ। ज्यों-ज्यों मैं गांव के निकट आता था, मेरे पग शीघ्र शीघ्र उठते थे और हृदय में अकथनीय आनंद का स्रोत उमड़ रहा था। प्रत्येक वस्तु पर आंखें फाड़ फाड़ कर दृष्टि डालता। यह वही नाला है जिसमें हम रोज घोड़े नहलाते थे और स्वयं भी डुबकियां लगाते थे, किंतु अब उसके दोनों ओर कांटेदार तार लगे हुए हैं। सामने एक बंगला था जिसमें 2 अंग्रेज बंदूक लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने की सख्त मनाही थी। गांव में गया और निगाहें बालपन के साथियों को खोजने लगी, किंतु शोक, वे सब के सब मृत्यु के ग्रास हो चुके थे। मेरा घर, मेरा टूटा फूटा झोपड़ा, जिसकी गोद में मैं बरसों खेला था, जहाँ बचपन और बेफिक्री के आनंद लूटे थे और जिसका चित्र अभी तक मेरी आंखों में फिर रहा था, वही मेरा प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया था। यह स्थान गैर आबाद न था। सैकड़ों आदमी चलते चलते दिखाई देते थे, जो अदालत, कचहरी और थाना पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके मुखों से चिंता, निर्जीवता और उदासी प्रदर्शित होती थी और वे सब सांसारिक चिंताओं से व्यथित मालूम होते थे। मेरे साथियों के समान हष्ट-पुष्ट, बलवान, लाल चेहरे वाले नवयुवक कहीं न दिखाई पड़ते थे। उस अखाड़े के स्थान पर जिसकी जड़ मेरे हाथों ने डाली थी, अब एक टूटा फूटा स्कूल था। उसमें दुर्बल तथा कांतिहीन रोगियों की सी सूरत वाली बालक फटे कपड़े पहने बैठे पढ़ रहे थे। उनको देखकर सहसा मेरे मुख से निकल पड़ा कि नहीं नहीं, यह मेरा प्यारा देश नहीं है। यह देश देखने में इतनी दूर से नहीं आया हूँ। यह मेरा प्यारा भारतवर्ष नहीं है। बरगद के पेड़ की ओर मैं दौड़ा, जिसकी सुहावनी छाया में मैंने बचपन के आनंद उड़ाए थे, जो हमारे छुटपन का क्रीड़ा स्थल और युवावस्था का सुखप्रद वास स्थान था। आह! इस प्यारे बरगद को देखते ही हृदय पर एक बड़ा आघात पहुंचा और दिल में महान शोक उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ऐसी ऐसी दुखदायक तथा हृदय विदारक स्मृतियां ताजी हो गई कि घंटों पृथ्वी पर बैठे बैठे मैं आंसू बहाता रहा। हाँ, यही बरगद है जिसकी डालों पर चढ़कर मैं फुनगियों तक पहुँचता था, जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारे संसार की मिठाइयों से अधिक स्वादिष्ट मालूम होते थे। मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले लंगोटिया यार, जो कभी रूठते थे कभी मनाते थे, कहाँ गए? हाय, बिना घर बार का मुसाफिर अब क्या अकेला ही हूँ? क्या मेरा कोई भी साथी नहीं? इस बरगद के निकट अब थाना था और बरगद के नीचे कोई लाल साफा बांधे बैठा था। उसके आसपास 10-20 लाल पगड़ी वाले करबंद खड़े थे। वहाँ फटे पुराने कपड़े पहने दुर्भिक्षग्रस्त पुरुष, जिस पर अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ध्यान आया कि यह मेरा प्यारा देश नहीं है, कोई और देश है। यह यूरोप है, अमेरिका है, मगर मेरी प्यारी मातृभूमि कदापि नहीं है। इधर से निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला, जहाँ शाम के वक्त पिताजी गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते और हंसी कहकहे उड़ाते थे। हम भी उस टाट के बिछौने पर कलाबाजियाँ खाया करते थे। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी, जिसके सरपंच सदा पिताजी ही हुआ करते थे। इसी चौपाल के पास एक गौशाला थी, जहाँ गांव भर के गायों को रखा जाता था और बछड़ों के साथ हम यहीं किलोले किया करते थे। उस समय इसी चौपाल
से लगा एक कोल्हवाड़ा था, जहाँ जाड़े के दिनों में ईख पेरे जाती थी और गुड़ की सुगंध से मस्तिष्क पूर्ण हो जाता था। हम और हमारे साथी वहाँ बैठे रहते थे और मज़दूरों के हस्त लगाव को देखकर आश्चर्य किया करते थे। वहाँ हजारों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था और वहाँ आसपास के घरों की स्त्रियाँ और बालक अपने अपने घरे लेकर आते थे और उनमें रस भर कर ले जाते थे। शौक है कि वे कोल्हू अब तक ज्यों के त्यों खड़े थे, किंतु कोल्हवाड़े की जगह अब एक सन लपेटने वाली मशीन लगी थी और उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट वाले की दुकान थी। इन हृदय विदारक दृश्यों को देखकर मैंने दुखित हृदय से एक आदमी से, जो देखने में सभ्य मालूम होता था, पूछा, महाशय, मैं एक परदेसी यात्री हूँ, रात भर लेट रहने की मुझे आज्ञा दीजिए। इस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक गहरी दृष्टि से देखा और कहने लगा कि आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और वहाँ से भी यही उत्तर मिला। 5वीं बार एक सज्जन से स्थान मांगने पर उन्होंने एक मुट्ठी चने मेरे हाथ में रख दिए। चने मेरे हाथ से छूट पड़े और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। मुख से सहसा निकल पड़ा कि हाय, यह मेरा देश नहीं है, यह कोई और देश है। यह हमारा अतिथि सत्कार प्यारा भारत नहीं है, कदापि नहीं है। मैंने एक सिगरेट की डिबिया खरीदी और एक सुनसान जगह पर बैठकर सिगरेट पीते हुए पूर्व समय की याद करने लगा कि अचानक मुझे धर्मशाला का स्मरण हो आया, जो मेरे विदेश जाते समय बन रही थी। मैं उस ओर लपका कि रात किसी प्रकार वहीं काट लूं, मगर शोक, महान शोक। धर्मशाला ज्यों के त्यों खड़ी थी, किंतु उसमें गरीब यात्रियों के टिकने के लिए स्थान न थी। मदिरा, दुराचार और द्यूत ने उसे अपना घर बना रखा था। यह दशा देखकर विवशतः मेरे हृदय से एक सर्द आह निकल पड़ी और मैं जोर से चिल्ला उठा, नहीं नहीं, और 1000 बार नहीं, यह मेरा प्यारा भारत नहीं है। अंधेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने अपने कर्कश स्वर में उच्चारण कर रहे थे। मैं अपना दुखित हृदय लेकर उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। फिर अपने पुत्र के पास लौट जाऊं और अपना यह शरीर अमेरिका की मिट्टी में मिलाऊं। अब तक मेरी मातृभूमि थी। अब मैं विदेश में ज़रूर था, किंतु मुझे अपने प्यारे देश की याद बनी थी। पर अब मैं देश विहीन हूँ, मेरा कोई देश नहीं है। इसी सोच विचार में मैं बहुत देर तक घुटनों पर सिर रखे मौन रहा। रात्रि नेत्रों में ही व्यतीत की। घंटे वाले ने 3 बजाए और किसी के गाने का शब्द कानों में आया। हृदय गदगद हो गया कि यह तो देश का ही राग है, यह तो मातृभूमि का ही स्वर है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्या देखता हूँ कि 15-20 वृद्ध स्त्रियाँ सफ़ेद धोतियाँ पहने, हाथों में लोटा लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं। मैं इस गीत को सुनकर तन्मय हो ही रहा था कि इतने में मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुन पड़ी। उनमें से कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए हुए शिव शिव, हर हर, गंगे गंगे, नारायण नारायण आदि शब्द बोलते हुए चले जाते थे। आनंददायक और प्रभावोत्पादक राग से मेरे हृदय पर जो प्रभाव हुआ उसका वर्णन करना कठिन था। मैंने अमेरिका की चंचल से चंचल और प्रसन्न से प्रसन्न चित्त वाली लावण्यवती स्त्रियों का आलाप सुना था। सहर्षों बार
उनकी जीवा से प्रेम और प्यार के शब्द सुने थे, हृदयाकर्षक वचनों का आनंद उठाया था। मैंने सुरीले पंछियों का चहचहाना भी सुना था, किंतु जो आनंद, जो मज़ा और जो सुख मुझे इस राग में आया, वह मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने खुद गुनगुना कर गाया, हे प्रभु अवगुण चितना धरो। मेरे हृदय में फिर उत्साह आया कि ये तो मेरे प्यारे देश की ही बातें हैं। मैं भी इन आदमियों के साथ हो लिया और 6 मील तक पहाड़ी मार्ग पार करके उसी नदी के किनारे पहुंचा जिसका नाम पतित पावनी है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना प्रत्येक हिंदू अपना परम सौभाग्य समझते हैं। पतित पावनी भागीरथी गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी। किसी समय में घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शनों की लालसा मेरे हृदय में सदा रहती थी। यहाँ मैंने हजारों मनुष्यों को इस ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में संलग्न थे, कुछ माथे पर तिलक लगा रहे थे और कुछ लोग सस्वर वेद मंत्र पढ़ रहे थे। मेरे हृदय फिर उत्साहित हुआ और मैं जोर से कह उठा, हाँ, यही मेरा प्यारा देश है, यही मेरी पवित्र मातृभूमि है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत है और इसी के दर्शनों की मेरी इस इच्छा थी तथा इसी की पवित्र धूलि के कण बनने की मेरी प्रबल अभिलाषा है। मैं विदेश आनंद में मग्न था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार कर फेंक दिया और गंगा माता की गोद में जा गिरा। जैसे कोई भोला भाला बालक दिन भर निर्दयी लोगों के साथ रहने के बाद संध्या को अपनी प्यारी माता की गोद में दौड़कर चला आए और उसकी छाती से चिपट जाए। हाँ, अब मैं अपने देश में हूँ। यह मेरी प्यारी मातृभूमि है। ये लोग मेरे भाई हैं और गंगा मेरी माता है। मैंने ठीक गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब मुझे सिवा राम नाम जपने के और कोई काम नहीं था। मैं नित्य प्रातः सायं गंगा स्नान करता हूँ और मेरी प्रबल इच्छा है कि इसी स्थान पर मेरे प्राण निकले और मेरी अस्थियाँ गंगा माता की लहरों की भेंट हो। मेरी स्त्री और मेरे पुत्र बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा माता का तट और अपना प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। अपनी मिट्टी गंगा जी को ही सौंपूंगा। अब संसार की कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश है और यही प्यारी मातृभूमि है। बस मेरी उत्कट इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी मातृभूमि में ही अपने प्राण विसर्जन करूं।